जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आशा करता हूँ आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। तो NISC एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट वाली जो सीरीज चल रही थी उसका यूनिट 3 का ये पार्ट नंबर 24 है। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज़ द फोकस टाइप ऑफ अ सेंटर रिसीवर सिस्टम। तो सेंटर रिसीवर सिस्टम में पॉइंट फोकस है। सेंटर मतलब सेंटर पे ही सब रिसीवर हो गया, तो सेंटर रिसीवर हो गया, और सेंटर का मतलब पॉइंट। हेलियोस्टेट आर मिरर्स दैट ट्रैक द सन ऑन हाउ मैनी एक्सेस। जो हेलियोस्टेट है वो शीशे होते हैं जो कि जो सन को ट्रैक करेंगे 2 एक्सेस से। द कॉन्सेंट्रेशन रेशो ऑफ अ टिपिकल पावर टावर इज इन द रेंज ऑफ 300 से 1500। विच रेडिएशन कंपोनेंट इज कॉन्सेंट्रेटेड बाई हेलियोस्टेट। तो हेलियोस्टेट के द्वारा जो डायरेक्ट वाला होता है वही आएगा DNI। द प्राइमरी एडवांटेज ऑफ CRS ओवर लीनियर कलेक्टर इज। जो CRS है उसका लीनियर कलेक्टर के ऊपर एडवांटेज क्या, हाई ऑपरेटिंग टेम्परेचर होता है इसका। द टिपिकल हाइट ऑफ अ मॉडर्न सोलर टावर 100 से 250 मीटर। विच थर्मोडाइनमिक साइकिल इज स्टैंडर्ड फॉर CSP। तो रैंकाइन साइकिल दूसरा नियम थर्मोडाइनमिक का। एज द कॉन्सेंट्रेशन रेशियो इंक्रीजेज द रेडिएशन लॉस पर यूनिट ऑफ अपर्चर एरिया डिक्रीज हो जाते हैं रिलेटिव टू द गेन। कॉन्सेंट्रेशन रेशियो जैसे इंक्रीज होएगा तो रेडिएशन लॉसेज जो है डिक्रीज हो जाएंगे। फ्लक्स डेंसिटी एट द रिसीवर ऑफ अ टावर कैन रीच। जो फ्लक्स डेंसिटी है रिसीवर पर किसी टावर के वो कैन रीच 600 से लेकर के 1000 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर। सेंट्रल रिसीवर आर जनरली कैटेगराइज्ड एज पॉइंट फोकस या सेंट्रलाइज रिसीवर सिस्टम। पॉइंट फोकस टाइप का या सेंट्रलाइज रिसीवर सिस्टम। वाई इज 2 एक्सिस ट्रैकिंग मैंडेटरी फॉर हेलियोस्टेट टू मेंटेन द रिफ्लेक्टेड रेज ऑन अ फिक्स्ड स्टेशनरी टारगेट। द सोलर मल्टीपल फॉर आ टावर विद स्टोरेज इज टिपिकली। जो सोलर मल्टीपल होएगा एक टावर के लिए वो लगभग 1.5 से 2.5 होएगा। स्पाइलेज रेफर्स टू द रिफ्लेक्टेड लाइट दैट मिसेज द रिसीवर अपर्चर। स्पाइलेज क्या है भैया, वो रिफ्लेक्टेड लाइट है जो कि रिसीवर अपर्चर द्वारा मिस कर दी जाती है। वॉट डिटरमाइंस द टोटल पावर कैपेसिटी ऑफ अ CRS। द टोटल रिफ्लेक्टिव एरिया ऑफ द हेलियोस्टेट फील्ड। जो टोटल पावर कैपेसिटी है CRS की वो किससे डिटरमाइन होती है, टोटल रिफ्लेक्टिव एरिया ऑफ द हेलियोस्टेट फील्ड। हेलियोस्टेट्स आर यूज्ड अरेंज इन अ। जो हेलियोस्टेट्स हैं वो यूजुअली किस में कैसे अरेंज होते हैं भैया, वो सर्कुलर या नॉर्थ फील्ड लेआउट में अरेंज होंगे। द एमिंग पॉइंट इज द स्पेसिफिक कोऑर्डिनेट ऑफ द रिसीवर टारगेटेड बाय द हेलियोस्टेट विच हैज़ हायर एनुअल एफिशिएंसी। PTC और पावर टावर। तो PTC या पावर टावर में कौन सी की होती है हायर एफिशिएंसी, होती है पावर टावर की PTC की तुलना में एफिशिएंसी एनुअल जो है। रिसीवर इज लोकेटेड एट। रिसीवर क्या होता है टॉप ऑफ द टावर में लोकेटेड होएगा। व्हाट इज द एटमॉस्फेरिक अटेन्यूएशन इन CRS। तो CRS में एटमॉस्फेरिक अटेन्यूएशन क्या हो गया, यू टावर का रिसीवर है, यहाँ से हम रेडिएशन जा रहा है, बीच में धूल के कण होंगे, इसकी वजह से जो रेडिएशन जो है स्कैटर कर जाएगा। ठीक है, तो ये है भैया एनर्जी लॉस्ट एट एज लाइट ट्रेवल फ्रॉम द मिरर टू द टावर। Attenuation losses are highest for heliostat located farthest from the tower। जहाँ हेलियोस्टेट जो है टावर से दूर होंगे वहाँ attenuation losses ज़्यादा होंगे। लैंड टू अपर्चर रेशियो फॉर टावर इज जनरली हायर देन PV। जो लैंड टू अपर्चर रेशियो होता है टावर के लिए वो जनरली हायर होता है PV की तुलना में, ये बिल्कुल सत्य बात है। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन CRS एनर्जी कन्वर्जन, सोलर टू थर्मल। सोलर से थर्मल होएगी, फिर स्टीम जनरेट होगा, फिर आगे को चली जाएगी। द अपर्चर इन अ कैविटी रिसीवर इज द ओपनिंग ट्रफ विच लाइट एंटर्स। जो अपर्चर होता है इन अ कैविटी रिसीवर ये होता है ओपनिंग थ्रू विच लाइट एंटर्स। मतलब कि ये एक ऐसी ओपनिंग होती है जिसके थ्रू लाइट एंटर करेगी, अपर्चर जो होता है। ठीक है, अब इन अ नॉर्थ फील्ड लेआउट हेलियोस्टेट आर प्लेस। नॉर्थ फील्ड लेआउट की बात कर रहे हैं तो ओनली टू द नॉर्थ ऑफ द टावर ऑफ द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। सराउंड फील्ड आर बेस्ट यूज्ड फॉर एक्सटर्नल सिलेंड्रिकल रिसीवर। व्हाट इज द टिपिकल मिरर एरिया फॉर अ सिंगल लार्ज स्केल हेलियोस्टेट। 50 से लेकर 150 मीटर स्क्वायर तक होता है। ठीक है, ये भैया जो सिंगल लार्ज स्केल हेलियोस्टेट के लिए टिपिकल मिरर एरिया 50 से 150 मीटर स्क्वायर का सिंगल के लिए। ठीक है, जो हमारा घोस्टिंग इन हेलियोस्टेट रेफर्स टू। जो हेलियोस्टेट के अंदर घोस्टिंग है वो क्या होता है भैया, सेकेंडरी रिफ्लेक्शन होता है फ्रॉम द फ्रंट ग्लास सरफेस एंड द कंसंट्रेशन ऑफ लाइट एट फोकस अलाउज फॉर टेम्परेचर अप टू। जो लाइट का कंसंट्रेशन है फोकस पर वो टेम्परेचर 1000 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा कर देता है। विच कंपोनेंट ट्रैक्स द सन एलिवेशन एंड एजीमथ। तो हेलियोस्टेट ड्राइव होता है
ऑप्टिकल एफिशिएंसी इंक्लूड, देखो ऑप्टिकल एफिशिएंसी कई बार बता चुके हैं, फिर बताते हैं। आप एक चीज़ ध्यान रखो, ये कलेक्टर है, उसके ऊपर यू ट्रांसपेरेंट कवर हमने लगा दिया, ठीक है। अब इस ट्रांसपेरेंट कवर का और ये जो रेडिएशन आएगा, इनके बीच में क्या क्या टर्मिनोलॉजीज पॉसिबल है वो देख लो। जो रेडिएशन आया पहले तो या तो सीधा निकल जाएगा, सीधा निकल गया मतलब ट्रांसपेरेंट हो गया, ठीक है। तो उसके लिए दूसरा क्या है, एब्जॉर्प्टिविटी आ जाएगा, ट्रांसमिसिविटी आ जाएगा। तो एक हो जाएगा भैया जो है इसमें एब्जॉर्ब हो गया, एब्जॉर्प्टिविटी हो गया, एक रिफ्लेक्ट हो जाएगा, रिफ्लेक्टिविटी, और जो ब्लॉक हो जाएगा इसमें मतलब कि जो यहाँ कुछ अवरोध भी उत्पन्न होगा ना, तो अवरोध गुणांक, ठीक है। 4 यहाँ क्या कह रहा है, ऑप्टिकल एफिशिएंसी इंक्लूड्स रिफ्लेक्टिविटी, कोसाइन फैक्टर, शेडिंग एंड ब्लॉकिंग, ठीक है। ये भी बिल्कुल सही बात है। कोसाइन फैक्टर कोसाइन लॉस के रूप में होता है, शेडिंग भी लॉस के रूप में होती है, ब्लॉकिंग भी लॉस के रूप में होती है, और रिफ्लेक्टिविटी भी लॉस के रूप में ही होती है। ये चारों के चारों लॉस के ही रूप है। द रिफ्लेक्टिंग सर्फेस ऑफ अ हेलियोस्टेट इज यूजुअली, जो रिफ्लेक्टिंग सर्फेस हो रहा है हेलियोस्टेट की, यूजुअली सिल्वर्ड लो आयरन ग्लास की हो रहा है। व्हाट इज अ फैकेट इन हेलियोस्टेट टर्मिनोलॉजी, तो हेलियोस्टेट टर्मिनोलॉजी फैकेट स्मॉलर मिरर सेगमेंट है मेकिंग अप द हेलियोस्टेट। कैंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ स्लाइटली एंगलिंग, canting is the process of slightly angling facets to focus light at a specific distance। अच्छा, और कोसाइन लॉस क्या है, इज द रिडक्शन इन इफेक्टिव एरिया ड्यू टू द टिल्ट एंगल ऑफ द मिरर रिलेटिव टू द सन, जो सूरज के रेस्पेक्ट में मिरर का टिल्ट एंगल होएगा उसकी वजह से ही कोसाइन लॉस होता है, रिडक्शन इन द इफेक्टिव एरिया, ठीक है। और कोसाइन लॉस का क्या प्रभाव पड़ेगा, जो इफेक्टिव एरिया वो घट जाएगा, ठीक है। अब ये जो कैंटिंग वाला जो लाइन है भैया, यूँ मेरे समझ में आई ना, या तुम देख लियो। कैंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ स्लाइटली एंगलिंग फैकेट टू फोकस लाइट एट अ स्पेसिफिक डिस्टेंस, एक स्पेसिफिक डिस्टेंस पर लाइट को फोकस करने के लिए। अच्छा ठीक है, कुछ स्लाइट एंगल देना, स्लाइटली एंगलिंग मतलब कुछ स्लाइट छोटा सा एंगल देना जो है वो कैंटिंग हो गया। कोसाइन लॉस आर मिनिमम एट, कोसाइन लॉस जो होता है वो मिनिमम कब होएंगे भाई, वो होएंगे जब सोलर नून होएगा, व्हेन द सन इज अलाइंड विद द रिसीवर मिरर वेक्टर, ठीक है। शेडिंग अकर्स व्हेन, शेडिंग कब अकर होएगा भैया, व्हेन हेलियोस्टेट ब्लॉक सनलाइट फ्रॉम रीचिंग अनदर। ब्लॉकिंग अकर्स व्हेन, ये भी जब एक हेलियोस्टेट रिफ्लेक्ट लाइट फ्रॉम रीचिंग द टावर। ट्रैकिंग एरर इज मेजर्ड इन, जो ट्रैकिंग एरर है वो मेजर्ड होती है मिली रेडियंस या एम रेड की तुलना उसमें, मतलब यूनिट में ट्रैकिंग एरर मिली रेडियंस या एमरेड। हेलियोस्टेट ट्रैकिंग इज कंट्रोल्ड बाई, जो हेलियोस्टेट ट्रैकिंग है वो कंट्रोल होता है भैया सेंट्रल फील्ड कंट्रोलर या एसएफसी द्वारा, ठीक है। एजीमुथ ट्रैकिंग रेफर्स टू, जो एजीमुथ ट्रैकिंग होएगी वो रेफर करती है रोटेशन अराउंड द वर्टिकल एक्सिस। एलिवेशन ट्रैकिंग रेफर्स टू, जो एलिवेशन ट्रैकिंग है वो रेफर करेगी भैया रोटेशन अराउंड द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। तो एजीमुथ ट्रैकिंग तो हो गया भैया रोटेशन जो वर्टिकल एक्सिस में, और एलिवेशन वाला हो गया जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस में रोटेशन है। द स्टील फ्रेम सपोर्टिंग द मिरर्स इज द बैक स्ट्रक्चर, जो स्टील फ्रेम है जो कि मिरर को सपोर्ट कर रही है वो बैक स्ट्रक्चर है, ठीक है, बैक पिछाड़ी। द पेडिस्टल इज, ये पेडिस्टल क्या हो करें, एक छोटे से पिलर टाइप के हो करें जिनके ऊपर कुछ संरचना रखी जाएगी। यहाँ क्या बात कर रहे हैं, पेडिस्टल जो है इसके ऊपर हमारे वो जो पैराबोलिक मतलब पिलर हैं ये जिनके ऊपर हेलियोस्टेट या कुछ पैराबोलिक संरचना रखी जाएगी। तो क्या कहते हैं, द सिंगल पिलर सपोर्टिंग द हेलियोस्टेट, ठीक है। विच ड्राइव इज प्रीफर्ड फॉर प्रीसीजन एंड हाई टॉर्क, इसके लिए स्लू ड्राइव होंगी प्रिसाइजनेस के लिए और हाई टॉर्क के लिए। स्लू ड्राइव्स, व्हाट इज द टिपिकल स्पेक्युलर रिफ्लेक्टिविटी ऑफ अ हेलियोस्टेट मिरर, 90 से 95% स्पेक्युलर रिफ्लेक्टेंस इज रिक्वायर्ड बिकॉज स्कैटर्ड लाइट मिसेज द टावर फोकस, जो स्कैटर्ड लाइट है वो जो मिस कर जाती है टावर के फोकस होने में उसे कहेंगे स्पेकुलर रिफ्लेक्टेंस। स्लोप एरर इज डिफाइंड एज द डेविएशन ऑफ द मिरर सरफेस फ्रॉम अ परफेक्ट फ्लैट कर्व, परफेक्ट फ्लैट कर्व से जो है थोड़ा सा डेविएशन हो गया मिरर सरफेस का, तो मतलब थोड़ा सा स्लोप मिल गया ना। डस्ट ऑन मिरर soiling primarily causes some scattering of the beam. Heliostats are stopped at night to minimize the wind loss, जो हेलियोस्टेट होता है उनको स्टॉप क्यों करा जाता है रात में, ताकि जो विंड लोड है और डस्ट वगैरह उनसे मिनिमाइज हो सके। द स्टॉप पोजीशन इज यूजुअली हॉरिजॉन्टल या फेस डाउन होती है भैया, या तो ऐसा रख दो, मान लो भाई हवा ऐसे चल रही है इंगे को, ठीक है। अब ऐसे ही हमने वो रख रखे हैं क्या,
अपने सोलर पैनल या कोई फ्लैट चीज़, तो वो तो इस पे जब टकराएगी तो इसे डैमेज करेगी ना। यदि हवा ऐसे चल रही है और हम उसके पैरेलली पोजीशन में ऐसे रख देंगे तो हवा जाएगी, इसे कम डैमेज करेगी, ठीक है। तो मिनिमाइज विंड हॉरिजॉन्टल होती है, फेस डाउन होती है। सेल्फ अलाइनिंग हेलियोस्टेट्स यूजेस कैमरा और सेंसर फॉर कैलिब्रेशन। बीम क्वालिटी डिपेंड अपॉन, जो बीम क्वालिटी है वो डिपेंड करती है मिरर फ्लैटनेस या ट्रैकिंग एक्यूरेसी पे। व्हाट इज DNI, डायरेक्ट नॉर्मल इरेडियंस। व्हाट इज द DNI थ्रेशोल्ड। DNI थ्रेशोल्ड का मतलब, थ्रेशोल्ड वो पॉइंट होता है जिस पे वो ऑपरेट करना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो DNI थ्रेशोल्ड का मतलब टिपिकली 300 से 400 वॉट पर मीटर स्क्वायर होएगा। वर्ड फील्ड एफिशिएंसी अकाउंट्स फॉर, फील्ड एफिशिएंसी जो है वो कोसाइन फैक्टर, इंटरसेप्ट एंड अटेन्यूएशन से अकाउंट के लिए अकाउंट करती है भैया। इमरजेंसी डी फोकस इज यूज्ड व्हेन, जो इमरजेंसी डी फोकस है वो कब यूज करा जाता है, जब फ्लूइड फ्लो जो हो रहा है वो स्टॉप हो जाए और द रिसीवर ओवरहीट हो जाए। द लीड लैग स्ट्रैटेजी इज यूज टू रिड्यूस द शेडिंग ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट। तो लीड लैग स्ट्रैटेजी क्या है भैया, शेडिंग को रिड्यूस करने के लिए सूरज उगते समय और सूरज डाउन होते समय। कैलिब्रेशन करेक्ट फॉर, जो कैलिब्रेशन है वो करेक्ट होता है मैकेनिकल ऑफसेट इन द गियर्स। कैलिब्रेशन जो है वो मैकेनिकल ऑफसेट जो होते हैं ना गियर के अंदर, उसके लिए करेक्ट करा जाता है। फील्ड लेआउट ऑप्टिमाइजेशन इज डन टू, जो फील्ड लेआउट है उसको ऑप्टिमाइज करना है, डन टू मैक्सिमाइज एनर्जी यील्ड पर यूनिट ऑफ लैंड। एक्टिव ट्रैकिंग यूजेस, जो एक्टिव ट्रैकिंग है वो भैया फीडबैक सेंसर का इस्तेमाल करेगा, ठीक है। और अगला देखो, एन एक्सटर्नल रिसीवर इज टिपिकली, जो एक्सटर्नल रिसीवर होता है टिपिकली सिलेंड्रिकल या एंड विजिबल फ्रॉम 360 डिग्री। एक कैविटी रिसीवर जो होता है वो एन यूज इंसुलेटेड बॉक्स विद एन अपर्चर। कैविटी रिसीवर हो गया, इंसुलेटेड बॉक्स हो गया, इसके साथ अपर्चर हो गया, ठीक है। विच रिसीवर हैज लोअर कन्वेक्टिव लॉसेस, लोअर कन्वेक्टिव लॉसेस किसके गैल होंगे, वो कैविटी रिसीवर होएगा जिसके पास लोएस्ट कन्वेक्टिव लॉस होंगे, कन्वेक्टिव कैविटी लोएस्ट होंगे, ठीक है। ये तो सेम हो गए, नाम ही देख लियो। तो भैया सेम चोर मुसेरे भाई, अब एक दूसरे की क्या ही बुराई करें, लॉसेस कम कर दे रहे हैं। द एब्जॉर्बर कंटेन, जो एब्जॉर्बर होता है क्या कंटेन करे, हीट ट्रांसफर ट्यूब्स। रिसीवर ट्यूब्स आर कोटेड विद, जो रिसीवर ट्यूब्स होंगी वो कोटेड होती हैं स्पेशलाइज्ड हाई एब्जॉर्बेंस ब्लैक पेंट के द्वारा। व्हाट मटेरियल इज यूज्ड फॉर हाई टेम्परेचर रिसीवर ट्यूब, तो इनकॉनल और हाई निकल अलॉयज। तो अगला है भैया, फ्लक्स मैपिंग इज मेजरिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट इंटेंसिटी ऑन द रिसीवर। फ्लक्स मैपिंग क्या है भैया, ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट इंटेंसिटी का मेजर करता है रिसीवर पर। हॉट स्पॉटिंग कैन लीड टू, जो हॉट स्पॉट है कैन लीड टू टर्बाइन ट्यूब फेलियर एंड फ्लूइड डिग्रेडेशन। हॉट स्पॉटिंग का मतलब हो गया कि ट्यूब फेलियर हो गई या जो फ्लूइड है वो डिग्रेड हो गया, ख़राब हो गया, उसका वैल्यू जो है वो कम हो गई, मतलब उसकी उम्र हो गई, बुढ़ा हो गया वो। रिसीवर एफिशिएंसी क्या है भैया, जो रिसीवर के ऊपर एफिशिएंसी है, एफिशिएंसी आउटपुट अपॉन इनपुट। तो रिसीवर है कोई, इस पर रेडिएशन गिर रहा है मान लो 10 बिंदु, और 10 में से इसने कितने एब्जॉर्ब कर लिए, वो 8 एब्जॉर्ब कर लिए, तो इसकी एफिशिएंसी होगी 8/10। तो कुछ ऐसा ही एफिशिएंसी, मतलब आउटपुट अपॉन इनपुट, यही कॉमन फॉर्मूला। तो यूजफुल हीट गेन, जितना यूज हुआ हीट गेन, अपॉन इंसिडेंट, जितना इस पर इंसिडेंट हुआ, पावर एट अपर्चर, ठीक है। द 3 मेन रिसीवर लॉसेज आर, रिसीवर के पास 3 मेन लॉसेज कौन कौन से होएगा, रिफ्लेक्शन होएगा, कन्वेक्शन होएगा और रेडिएशन होएगा। रेडिएशन लॉस इज प्रोपोर्शनल टू टी की घात 4 स्टेफन बोल्टमैन कांस्टेंट। एक डायरेक्ट एब्जॉर्प्शन रिसीवर DAR यूजेस एक फॉलिंग फिल्म ऑफ फ्लूइड और पार्टिकल्स। जो डायरेक्ट एब्जॉर्प्शन रिसीवर होता है वो एक फॉलिंग फिल्म ऑफ फ्लूइड और पार्टिकल्स को जो है यूज करता है। देखो यू जो है ना, यू स्टेफन बोल्टमैन लॉ, यू पहले कई बार बता चुके हैं, अभी बताया था पिछली वीडियो में। रो होएगा, एरिया होएगा और T⁴ होएगा, ठीक है। वैसे तो ये पावर जो होती है इसमें, ठीक है, होता क्या है, वैसे तो इसमें एक एप्सिलॉन फैक्टर भी आया करे एप्सिलॉन, लेकिन ये एप्सिलॉन की वैल्यू 1 हो जाएगी। जो ब्लैक बॉडी रहेंगी ना, परफेक्टली ब्लैक बॉडी, तो उसके लिए एप्सिलॉन की वैल्यू 1 हो जाया करे। तो पावर जो है वो ρ/T⁴, इसकी जो यूनिट होएगी वो यूनिट हो जाती है वॉट पर मीटर स्क्वायर डॉट केल्विन का पावर 4, ठीक है। मतलब ये बेसिकली इस कांस्टेंट की यूनिट है, इसकी नहीं है, इसकी यूनिट तो वाट हो गई। अगर हम इसकी, ये कांस्टेंट है स्टेफन बोल्टमैन कांस्टेंट,
ठीक है, तो इसको निकालेंगे P/84, तो ये आ जाएगा भैया P क्या है, वॉट पर मीटर स्क्वायर डॉट केल्विन का 4। ठीक है, मतलब कि वॉट मीटर की घात -2 केल्विन की घात -4। ठीक है, ये स्टेफन बोल्टमैन है। इसकी वैल्यू जो होती है 5.67 गुणा 10 की घात -8 वाट मीटर 2 और क्या है -4, ये होएगा इसकी वैल्यू। ठीक है, तो ये स्टेफन बोल्टमैन कांस्टेंट है। अगला है वॉल्यूमेट्रिक रिसीवर्स एब्जॉर्ब लाइट। जो वॉल्यूमेट्रिक रिसीवर होंगे वो लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं थ्रू आउट अ पोरस 3D स्ट्रक्चर विच फ्लूइड इज यूज्ड इन द गैस बेस्ड वॉल्यूमेट्रिक रिसीवर। जो गैस बेस्ड वॉल्यूमेट्रिक रिसीवर होते हैं उनमें कौन सा फ्लूइड इस्तेमाल करा जाए, उनमें एयर टू एयर, या तो एयर यूज कर लो या हीलियम यूज कर लो। ठीक है, जो गैस बेस्ड है तो गैस ही इस्तेमाल होगी, कौन सी गैस होगी, वो हवा या हीलियम कर लो। द हेडर डिस्ट्रीब्यूट्स, जो हेडर होता है वो डिस्ट्रीब्यूट करता है HTF टू द एब्जॉर्बर ट्यूब। हेडर जो है वो HTF मतलब हीट ट्रांसफर फ्लूइड, इसको डिस्ट्रीब्यूट करेगा एब्जॉर्बर ट्यूब्स में। थर्मल स्ट्रेस की बात करें कॉज्ड बाई, जो थर्मल स्ट्रेस है वो कब कॉज हुआ, रैपिड टेम्परेचर चेंज, अचानक से टेम्परेचर में कोई चेंज आ जाएगा। कोल्ड स्टार्ट होता है ब्रिंगिंग द टावर टू ऑपरेटिंग टेम्परेचर फ्रॉम एम्बिएंट टेम्परेचर। ठीक है, टावर को जो है ऑपरेटिंग टेम्परेचर तक लेके आना। ठीक है, ट्रेस हीटिंग की बात करें तो ट्रेस हीटिंग प्रिवेंट्स मोल्टन सॉल्ट फ्रॉम फ्रीजिंग इन द पाइप्स। ट्रेस हीटिंग क्या है भैया, जो मोल्टन सॉल्ट होएगा उसे पाइप के अंदर फ्रीज होने से बचाता है। मोल्टन सॉल्ट की जो फ्रीजिंग टेम्परेचर है 220 से लेकर 240 डिग्री सेल्सियस हो करे। अपर्चर साइज इज ट्रेड ऑफ बिटवीन, तो अपर्चर साइज है वो ट्रेड ऑफ है किसके बीच में, जो कैप्चर एफिशिएंसी एंड हीट लॉस, इसके बीच का ट्रेड है कि कितनी भैया एफिशिएंसी और हीट लॉस कितना कर दिया। री रेडिएशन इज एनर्जी एमिटेड बाई, री रेडिएशन क्या है भैया, एनर्जी एमिटेड बाय हॉट रिसीवर जो होगा बैक आउट ऑफ द अपर्चर। जो हॉट रिसीवर है वो अपर्चर को जो रेडिएशन बैक आउट कर देगा ना, वो री रेडिएशन हो गया। कन्वेक्टिव लॉसेज क्या होंगे भाई, इंक्रीजेज विद, जो कन्वेक्टिव लॉस है इंक्रीज करेंगे विंड स्पीड के साथ। सेकेंडरी कॉन्सेंट्रेटर्स आर यूज टू इंक्रीज फ्लक्स डेंसिटी एट द अपर्चर। बॉइलिंग मार्जिन इज क्रिटिकल फॉर, जो बॉइलिंग मार्जिन है वो क्रिटिकल होता है डायरेक्ट स्टीम रिसीवर्स। द टावर स्ट्रक्चर इज यूजुअली मेड ऑफ, जो टावर स्ट्रक्चर है यूजुअली मेड ऑफ रीइंफोर्स्ड कंक्रीट या स्टील का। डेली थर्मल साइक्लिंग अफेक्ट्स, जो डेली थर्मल साइकिलिंग है वो अफेक्ट करती है मटेरियल फैटिक लाइफ को। डिज़ाइन पॉइंट इज यूजुअली सोलर नून और इक्विनॉक्स या समर सॉलिस्टिक। जो डिज़ाइन पॉइंट है वो यूजुअली सोलर नून ऑन इक्विनॉक्स या समर सॉलिस्ट, इसके ऊपर निर्भर करती है। ठीक है, अपर्चर फ्लक्स कैन एक्सीड 1000 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर। स्ट्रक्चर कूलिंग इज नीडेड टू प्रोटेक्ट कॉन्क्रीट फ्रॉम स्टेलाइट। जो स्ट्रक्चर कूलिंग होता है वो किस लिए ज़रूरी है, तो कंक्रीट जो है उसको स्टेलाइट से बचाने के लिए। स्टेलाइट इज द लाइट दैट मिसेस द टारगेट एंड हिट्स द टावर। स्टेलाइट क्या है भैया, जो स्टे अवे हो गई लाइट, कहाँ से, टारगेट से स्टे अवे हो गई और उसने टावर को हिट कर दिया। हाई कॉन्सेंट्रेशन रेशो अलाउज फॉर थर्मल लॉसेज, जो हाई कॉन्सेंट्रेशन रेशो होता है वो अलाउ हुआ है लोअर थर्मल लॉसेज के लिए। ठीक है, जितना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन रेशो होगा उतना ही अच्छा कॉन्सेंट्रेशन होएगा, फिर जो लॉसेज होंगे वो कम होंगे। ठीक है, इसके पाछे देखो भाई सब ये रैपिड फायर टाइप के क्वेश्चन है, आगे तक 150 तक है ना। अभी अपने कितने हुए हैं भाई, 90 हुए हैं, 60 बच रहे हैं, तो 60 जो बच रही हैं उन्हें निपटाते हैं। मोस्ट कॉमन HTF फॉर पावर टावर्स, HTF के भाई हीट ट्रांसफर फ्लूइड फॉर पावर टावर के लिए मोल्टन सॉल्ट हो गया। सोलर सॉल्ट इज मिक्सचर ऑफ 60% NaNO3, ठीक है, सोडियम नाइट्रेट और 40% पोटेशियम नाइट्रेट KNO3। द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ सोलर सॉल्ट 220 से 240 डिग्री अभी बताया था। ठीक है, द मैक्सिमम स्टेबल टेम्परेचर फॉर नाइट्रेट सॉल्ट लगभग 565 डिग्री। डायरेक्ट स्टीम जनरेशन टावर एलिमिनेट द प्राइमरी हीट एक्सचेंजर इन अ 2 टैंक सिस्टम, एक हॉट के लिए और एक कोल्ड के लिए। द कोल्ड टैंक स्टोर सॉल्ट एट, जो कोल्ड टैंक है वो 290 डिग्री पर स्टोर करता है, हॉट टैंक 565 डिग्री पर। थर्मल एनर्जी स्टोरेज अलाउज फॉर जनरेशन आफ्टर सनसेट, जब इसने थर्मल एनर्जी स्टोर ही कर ली है तो क्या होगा भैया, जो सनसेट हो गया वो उसके बाद में भी जनरेट कर देगा क्योंकि उसके पास तो स्टोर है। ठीक है, राउंड ट्रिप एफिशिएंसी ऑफ साल्ट स्टोरेज इज 95 से 99%। सॉल्ट इज प्रीफर्ड ओवर ऑयल बिकॉज, जो सॉल्ट है वो प्रीफर करा जाता है ऑयल के ऊपर, बिकॉज नॉन फ्लेमेबल एंड हायर टेम्परेचर लिमिट्स। ड्रेन डाउन इज यूज्ड टू
जो ड्रेन डाउन होएगा वो किस लिए यूज करा जाएगा? एम्प्टी सॉल्ट इनटू द टैंक एट नाइट इमरजेंसी। सॉल्ट पंप्स आर टिपिकली वर्टिकली कैंटिलीवर पंप। जो सॉल्ट पंप होते हैं वो टिपिकली वर्टिकल कैंटिलीवर पंप हो रहे हैं। हीट एक्सचेंजर इन अ सॉल्ट टावर इज द, सॉल्ट टावर के अंदर जो हीट एक्सचेंजर होएगा वो क्या होता है? स्टीम जनरेटर। सुपर क्रिटिकल स्टीम साइकिल इंक्रीजेस टर्बाइन एफिशिएंसी ओवर 45%। स्टोरेज कैपेसिटी इज मेजर्ड इन, जो स्टोरेज कैपेसिटी मेजर्ड इन फुल लोड आर एंड डायरेक्ट स्टोरेज मीन्स द HTF एंड स्टोरेज मीडियम आर आइडेंटिकल। कोई हीट एक्सचेंजर मीडियम है ही ना। और इनडायरेक्ट स्टोरेज के अंदर जो है एक सेपरेट हीट एक्सचेंजर लगा होता है। थर्मोक्लाइन जो होता है, थर्मोक्लाइन सिंगल टैंक सिस्टम यूज थर्मो BUNC। ठीक है, इसमें क्या होएगा भाई, ये जो हॉट वाला होगा, देखो एक तो होता है 2 टैंक, एक होता है सिंगल टैंक। 2 टैंक में एक टैंक हॉट के लिए, एक टैंक कोल्ड के लिए, और सिंगल टैंक में एक ही टैंक के अंदर हॉट और कोल्ड को सेपरेट करेंगे। ठीक है, अगर देखो भाई ये सॉलिड मीडिया स्टोरेज यूजेज कंक्रीट और सिरेमिक। जो सॉलिड मीडिया स्टोरेज है वो कंक्रीट या सिरेमिक का इस्तेमाल करती है। मेन कॉस्ट ड्राइवर ऑफ अ टावर प्लांट हेलियोस्टेट फील्ड। चार्जिंग स्टोरेज अकर्स व्हेन, जो चार्जिंग स्टोरेज अकर्स व्हेन सोलर थर्मल सप्लाई ग्रेटर देन टू टर्बाइन डिमांड। डिस्चार्जिंग अकर्स व्हेन हॉट सॉल्ट इज यूज टू जनरेट स्टीम एट नाइट। जो डिस्चार्जिंग होता है वो अकर करता है जब हॉट सॉल्ट होता है यूज टू जनरेट स्टीम एट नाइट। सॉल्ट बफर्स आर केप्ट टू प्रिवेंट पंप कैविटेशन। जो सॉल्ट बफर्स हैं वो पंप की कैविटेशन को प्रिवेंट करने के लिए रखे जाते हैं, सॉल्ट बफर। नाइट्रेट सॉल्ट्स आर यूज्ड बिकॉज दे आर अबंडेंट एंड नॉन टॉक्सिक। एयर कैन बी यूज्ड एज HTF टू ड्राइव ब्रेटन या गैस टर्बाइन साइकिल। फेज चेंज मटेरियल PCM स्टोर लेटेंट हीट। मोल्टन साल्ट स्टोरेज इज सेंसिबल हीट स्टोरेज। इंटरनल टैंक इंसुलेशन इज नीडेड टू प्रोटेक्ट द स्टील शेल्फ फ्रॉम हाई हीट। जो इंटरनल टैंक इंसुलेशन है वो नीड होता है प्रोटेक्ट द स्टील शेल्फ फ्रॉम हाई हीट। अगला देखो, बस ये थोड़े से रह गए। 30 क्वेश्चन। HTF सिलेक्शन डिपेंड्स ऑन हीट ट्रांसफर फ्लूइड। सिलेक्शन जो है डिपेंड करता है ऑपरेटिंग टेम्परेचर और कॉस्ट पर। द पावर ब्लॉक इंक्लूड्स, जो पावर ब्लॉक है इंक्लूड टर्बाइन, जनरेटर और कंडेंसर। ठीक है, पावर ब्लॉक के अंदर टर्बाइन होता है, जनरेटर और कंडेंसर, 3 चीज़ें। व्हाट इज द पैरासिटिक पावर कंज्यूम्ड बाय इंटरनल प्लांट ऑपरेशन। जो इंटरनल प्लांट ऑपरेशन है उसने जो पावर कंज्यूम करी होगी उसे पैरासिटिक पावर बोल लेंगे। कैपेसिटी फैक्टर फॉर टावर विद 10+ घंटे स्टोरेज कैन रीच 70% प्लस। जो कैपेसिटी फैक्टर है टावर के लिए, अगर उसे 10 से ज़्यादा घंटे की स्टोरेज है वो रीच कर सकती है 70%। डिस्पैचेबिलिटी, डिस्पैच कर दिया मतलब कोई आइटम। इज द एबिलिटी टू प्रोवाइड पावर ऑन ग्रिड डिमांड। जैसी मतलब कि ग्रिड की डिमांड हुई तो पावर को डिस्पैच कर दिया। LCOE ऑफ CSP इज टिपिकली हायर देन PV बट इट इंक्लूड स्टोरेज। एंसिलरी सर्विस इंक्लूड फ्रीक्वेंसी रेगुलेशन एंड स्पिनिंग रिजर्व। एंसिलरी सर्विस जो है उसमें फ्रीक्वेंसी रेगुलेशन आएगा और स्पिनिंग रिजर्व आएगा। द स्टीम जनरेट इंक्लूड्स, तो ये सारे क्वेश्चन अभी ऊपर हो चुके हैं, ये लगभग इसमें से 85%। तो इसी वजह से जल्दी करा रहा हूँ मैं, ज़्यादा कुछ डिटेल में बता नहीं रहा हूँ। एंसिलरी सर्विसेज है, यू भी हो चुका, अभी करा है पिछली वीडियो में ही। द स्टीम जनरेटर इंक्लूड प्री हीटर, इवेपोरेटर, सुपर हीटर और रीहीटर। जो स्टीम जनरेटर है वो क्या इंक्लूड करेगा? प्री हीटर होएगा, मतलब जाने से पहले हीट कर देना, इवेपोरेट कर देना, भाप में बदल देना उसको। फिर सुपर हीटर, जो भाप के अंदर जो नमी है उसको और ज़्यादा हीट करना, फिर रीहीटर आ गया। वेट कूलिंग यूजेस, कूलिंग टावर या इवेपोरेशन जो वेट कूलिंग है। और ड्राई कूलिंग के अंदर जो है वो जहाँ पानी बहुत ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध नहीं है या बहुत महंगा है वहाँ पर ड्राई कूलिंग। सोलर मल्टीपल ऑफ 1 मीन्स फील्ड मैचेस द टर्बाइन कैपेसिटी एट पीक। हाइब्रिडाइजेशन कंबाइंस CSP विद नेचुरल गैस या बायोमास। जो हाइब्रिडाइजेशन है वो कंबाइन करता है CSP को विद नेचुरल गैस या बायोमास। NISC लोकेटेड गुड़गांव। SEC वॉज द फॉर्मर नेम ऑफ NISC।
Solar Energy Corporation. MNRE is the Ministry of New and Renewable Energy. The first CSP tower in India was part of National Solar Mission. And highest DNI in India found राजस्थान में है, गुजरात में. ग्रिड इंटीग्रेशन इज ईजियर विद CSP, बिकॉज जो ग्रिड इंटीग्रेशन है ईजियर है CSP के साथ बिकॉज ऑफ फिजिकल इनर्शिया फ्रॉम द टर्बाइंस. रैम्प रेट क्या होता है भैया, हाउ फास्ट पावर आउटपुट कैन चेंज. ब्लैक स्टार्ट यूजेज लोकल डीजल जनरेटर टू स्टार्ट द प्लांट. मतलब कि ब्लैक स्टार्ट हो गया एक तरह से कि भाई ब्लैक डे टाइप का हो गया कि पावर उस दिन आ ही ना रही है, कट है पावर. तो उस समय क्या होगा, जो ग्रिड से कनेक्टेड तो होगी ना, तो लोकली डीजल जनरेटर का इस्तेमाल कर लो. सिंक्रोनस जनरेटर हेल्प मेंटेन ग्रिड की फ्रीक्वेंसी को 50 हर्ट्ज. द सोलर फील्ड कंट्रोलर जो होता है वो मैनेज हेलियोस्टेट पोजीशनिंग एंड ऑफ लाइफ. सॉल्ट कैन बी रीयूज्ड फर्टिलाइजर. एक्सपेक्टेड लाइफ ऑफ टावर प्लांट 25 से 30 साल. पे बैक पीरियड क्या होएगा, 3 से 7 साल होएगा. टैरिफ एंड PPA टर्म्स, जो पे बैक पीरियड है डिपेंड करता है टैरिफ पर और PPA टर्म पर. विच इज़ द पॉइंट फोकस टावर एंड डिश स्ट्रिलिंग. जो टावर है और डिश स्ट्रिलिंग है वो पॉइंट फोकस है. हाईएस्ट अपर्चर फ्लक्स बिलोंग्स टू सेंट्रल रिसीवर. जियोमेट्रिक एफिशिएंसी इंक्लूड्स कोसाइन शेडिंग ब्लॉकिंग. जो जियोमेट्रिक एफिशिएंसी है वो कोसाइन पर शेडिंग पर ब्लॉकिंग पर जो है इंक्लूड करती है. हाईएस्ट अपर्चर फ्लक्स हो गया ना, बिलोंग टू सेंट्रल रिसीवर. क्लीनिंग रोबोट्स हेल्प रिड्यूस O&M कॉस्ट एंड वाटर यूसेज. स्टे रेडिएशन मैनेजमेंट यूज. जो स्टे रेडिएशन है भैया, जो हीट शील्ड को स्टे रेडिएशन मैनेजमेंट जो है वो हीट शील्ड को यूज करता है. वैसे स्टे रेडिएशन कौन सा होगा, जो रेडिएट होने के बाद जो टावर के मतलब सेंटर पॉइंट है उससे ना टकरा के टावर को हिट कर जाए. ठीक है. सेंट्रल रिसीवर आर मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव. जो सेंट्रल रिसीवर है मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव एट 50 मेगावाट से ऊपर है तो मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव है. ठीक है. तो ये हमारे 150 क्वेश्चन हो गए. इसके बाद में अगला आएगा पैराबोलिक डिश कलेक्टर, तो इसको अगली वीडियो में बताएंगे. बहुत बहुत धन्यवाद. जय हिंद.